हेलो बच्चों, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल गुरुजी इंजीनियरिंग ड्राइंग में। आरसीसी डिजाइन में सिंगली रेनफोर्स कंक्रीट बीम का चैप्टर चल रहा है। इसमें मैंने आप लोगों को डिजाइन प्रोसीजर करा दिया था कि सिंगली रेनफोर्स कंक्रीट बीम का डिजाइन हम किस प्रकार से करते हैं। उसका मैंने डिजाइन प्रोसीजर आपको पिछली वीडियो में बता दिया था। जिन बच्चों ने अभी तक हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर वहाँ से आपको लिंक मिल जाएगा। वहाँ पर जाकर आप इस चैप्टर का डिजाइन प्रोसीजर देखिए, ठीक है। फिर उसके बाद आज मैं आपको उस डिजाइन प्रोसीजर पर क्वेश्चन लेकर आया हूँ, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर, ठीक है। यहाँ पर एक क्वेश्चन है जो सिंगली रेनफोर्स कंक्रीट बीम का डिजाइन करने के लिए क्वेश्चन है, ठीक है। तो उसका ये चित्र मैंने यहाँ पर बनाया हुआ है। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। एक प्रबलित कंक्रीट धरन का प्रभावी पार्ट यानी कि इफेक्टिव स्पैन 8 मीटर है। इस पर 15 किलोमीटर प्रति मीटर की दर से संवितरित अध्यारोपित भार आ रहा है, यानी कि इस पर यूडीएल लोड आ रहा है, ठीक है। ये वाला यूडीएल लोड 15 किलोमीटर प्रति मीटर। इस भार के अतिरिक्त भी दो बिंदु भार धरन के प्रत्येक सिरे से 2.60 मीटर की दूरी पर लग रहे हैं, यानी कि प्रत्येक सिरे से धरन के प्रत्येक सिरे से 2.60 मीटर की दूरी पर दो बिंदु भार 30-30 किलोमीटर के लगे हुए हैं, जिनका प्रत्येक का मान 30 किलोमीटर है। धरन का पर अभिकल्पन कीजिए। धरन के लिए कंक्रीट M20 प्रबलन इस्पात Fe415 M13 ले, ठीक है। तो इसमें आपको डिजाइन करना है कि हमारे धरन का साइज क्या होगा, ठीक है। उसमें रेनफोर्समेंट कितना डाला जाएगा, उसका उस पर बंकन आघूर्ण आने की कितनी संभावना होगी। तो ये सभी चीजें आपको ज्ञात करनी है और उसके बाद डिजाइन देखना है कि हमारी बीम ये सुरक्षित रहेगी या नहीं, ठीक है। उसके बाद आपको चेक करना है। तो ये सभी जो डिजाइन प्रोसीजर है ये मैं पिछली वीडियो में आपको बता चुका हूँ। अब हम उस डिजाइन प्रोसीजर को इसमें फॉलो करेंगे, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट लिखा हुआ था उस डिजाइन प्रोसीजर में कि हमें प्रभावी पार्ट ज्ञात करना है, ठीक है। लेकिन हमारे क्वेश्चन में प्रभावी पार्ट दिया हुआ है, ठीक है। लेकिन यदि कंडीशन ऐसी हो क्वेश्चन में कि आपको प्रभावी पार्ट ना दिया गया हो तो आप किस प्रकार से ज्ञात करोगे। सबसे पहले आपको देखना है कि आपकी धरन कौन सी है। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये जो हमारा बीम है ये सिंपली सपोर्टेड बीम है, ठीक है। तो सिंपली सपोर्टेड बीम में प्रभावी पार्ट जो होता है, ठीक है, वो शुद्ध पार्ट प्लस धरन की प्रभावी गहराई, ठीक है, और आलंबों के मध्य से मध्य दूरी, ठीक है। यानी कि जो आपकी ये सपोर्ट होती है इनके सेंटर से सेंटर तक की बीच की जो दूरी होती है, ठीक है, वो इन दोनों में से जो भी कम होगा वो आपका प्रभावी पार्ट लिया जाता है, ठीक है। लेकिन इस क्वेश्चन में हमें प्रभावी पार्ट दिया हुआ है इसलिए इसकी हमें कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें हम वो लिख लेंगे जो भी हमें दिया हुआ है, ठीक है, प्रश्नानुसार। प्रभावी पार्ट इसमें हमें दिया हुआ है 8 मीटर, ठीक है। यूडीएल लोड इसमें हमें दिया हुआ है 15 किलो न्यूटन प्रति मीटर। पॉइंट लोड इसमें हमें दिया हुआ है 30 किलो न्यूटन, ठीक है। 2 नंबर्स में आएंगे, ठीक है, यानी कि 2 बार है, ठीक है। और इसमें हमें कंक्रीट की ग्रेड दी हुई है, ठीक है। धरन के लिए कंक्रीट M20 ग्रेड की कंक्रीट है। तो M20 ग्रेड की कंक्रीट के लिए जो सिग्मा सीबी है कंक्रीट का अनुज्ञेय प्रतिबल, उसका मान कितना हो जाएगा 7 न्यूटन पर mm², ठीक है। और इस्पात का ग्रेड इसमें हमें 415 दिया हुआ है। इसका अनुज्ञेय प्रतिबल क्या हो जाएगा, यानी कि सिग्मा ST इस्पात का अनुज्ञेय प्रतिबल, ठीक है, ये हो जाएगा 230 न्यूटन पर mm², ठीक है। तो ये पॉइंट्स हमें दिए हुए हैं। बाकी और सब कुछ हमें ज्ञात करना है। प्रतिरोध आघूर्ण, बेंडिंग मोमेंट, ये सभी चीजें हमें ज्ञात करनी है। और इसमें हमें चेक भी करना है कि जो हम डिजाइन कर रहे हैं वो हमारा सुरक्षित भी है या नहीं है, ठीक है। तो चलिए अब हम सबसे पहला पॉइंट लिखेंगे धरन का प्रभावी पार्ट, तो हमें ज्ञात है, ठीक है। उसके बाद का जो पॉइंट है धरन की गहराई, धरन की गहराई, ठीक है। अब धरन की जो गहराई होगी, ठीक है, धरन की जो कुल गहराई है उसे हम ज्ञात करेंगे।
उसे ज्ञात करने के लिए डिजाइन प्रोसीजर पर ध्यान दीजिए, ठीक है। जिन बच्चों ने अभी तक डिजाइन प्रोसीजर याद नहीं किया है उनसे निवेदन है कि वो जल्द से जल्द उसे याद कर लें, क्योंकि जो डिजाइन है वो डिजाइन प्रोसीजर पर ही आधारित होते हैं, ठीक है। यदि डिजाइन प्रोसीजर आपके याद नहीं होंगे तो आप कहीं पर भी अटक जाओगे क्वेश्चन के बीच में कि अब हमें आगे क्या करना है, ठीक है। लेकिन अगर डिजाइन प्रोसीजर आपका सही से याद होगा तो आपको एक एक स्टेप पता चलती रहेगी कि इस स्टेप के बाद हमें क्या करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम धरन की गहराई ज्ञात करेंगे, ठीक है। अब आप देख रहे हैं कि जो हमारी धरन है, जो हमारी बीम है, इस पर यदि आप लोड व्यवस्था देखें, ठीक है, तो ये ओवरलोडेड बीम है, ठीक है, क्योंकि इस धरन पर कुछ ज़्यादा ही लोड आ रहे हैं। इस पर यूडियल लोड भी आ रहे हैं, पॉइंट लोड भी आ रहे हैं, ठीक है। तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, जो धरन की गहराई होती है वो 8/5 से 8/10 के बीच ली जाती है, ठीक है, ओवरलोडेड बीम के लिए, फॉर ओवरलोडेड बीम, ठीक है। ओवरलोडेड बीम के लिए कितनी ली जाती है, 8/5 से 8/10, ठीक है। तो हम इनके बीच में ले लेंगे 8/8। माना गहराई 8/8 है, ठीक है। तो ये हो जाएगी, पार्ट कितना है हमारा, यानी कि स्पैन कितना है 8 मीटर का, तो ये हो जाएगा 8000 मिलीमीटर बटे 8, तो ये हो जाएगा 1000 मिलीमीटर, ठीक है। तो हमने धरन की गहराई जो है मानने के लिए, क्यों मान रहे हैं हम, क्योंकि हमें धरन का भार भी ज्ञात करना पड़ेगा। जो आगे की स्टेप होगी उसमें हमें धरन का भार ज्ञात करना पड़ेगा, इसलिए हमें धरन की चौड़ाई और लंबाई दोनों का पता होना चाहिए, ठीक है। चौड़ाई और गहराई, ठीक है, दोनों का हमें पता होना चाहिए। तो हमारी जो धरन की गहराई है वो 1000 मिलीमीटर आ गई है, और जो धरन की चौड़ाई होगी, ठीक है, धरन की चौड़ाई, ठीक है, धरन की चौड़ाई जो है वो गहराई का 1/2 से 1/3 तक ली जाती है, ठीक है। यानी कि 1/2 से 1/3 तक का भाग गहराई का, ठीक है। अब हम 1/2 और 1/3 के बीच में ले लेंगे, यानी कि गहराई का 1/2.5 गुना ले लेंगे। तो गहराई कितनी है हमारी 1000 है, ठीक है, जो हमने अभी निकाली है 1000/2.5, ये हम ले लेंगे। तो ये आ जाएगी 25 चौका 400, यानी कि 400 मिलीमीटर, ठीक है। तो ये हमारी गहराई आ जाएगी 400 मिलीमीटर, सॉरी चौड़ाई आ जाएगी, ठीक है। तो अब हमारी चौड़ाई भी ज्ञात हो गई है और गहराई भी ज्ञात हो गई है, ठीक है। अब हमें जब हम धरन का भार निकालेंगे तो हम आसानी से धरन का भार निकाल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारी गहराई भी और चौड़ाई भी हमारी ज्ञात हो गई है, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप शुरू करते हैं भार की, ठीक है। तो भार की जो स्टेप होगी, यानी कि इस पर लोड जितने भी आ रहे हैं उन सभी को हम लिख लेंगे, ठीक है। यूडियल लोड कितना है, यूडियल लोड कितना आ रहा है 15 किलो न्यूटन प्रति मीटर, 15 किलो न्यूटन प्रति मीटर। इसका मतलब क्या है कि 1 मीटर की लंबाई पर 15 किलो न्यूटन का लोड आ रहा है, ठीक है। और ये टोटल लोड कितना हो जाएगा, कुल लोड कितना हो जाएगा 15 गुना 8, ठीक है, 15 × 120 किलो न्यूटन, ठीक है। तो ये जो है 120 किलो न्यूटन का यूडियल आ जाएगा पूरा का पूरा, ठीक है, यानी कि टोटल पूरी लंबाई पर। अब पॉइंट लोड कितना आ रहा है 30 किलो न्यूटन, ठीक है, और 2 पॉइंट लोड आ रहे हैं, तो ये हो जाएंगे 2 गुना हो जाएगी इनकी 2 से, ठीक है, तो ये हो जाएगा 60 किलो न्यूटन, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। अब धरन का स्वयं का भार, ठीक है, सेल्फ वेट ऑफ बीम। धरन की 1 मीटर की लंबाई में, ठीक है, 1 गुना चौड़ाई कितनी है इसकी 0.4 गुना लंबाई कितनी है इसकी 1 और गुना 25,000 बराबर हो जाएगा, कैलकुलेट कर लीजिए इसे।
ये आ जाएगा 10 किलो न्यूटन प्रति मीटर। ठीक है, तो ये प्रति मीटर पर भार है, तो कुल लोड कितना हो जाएगा, कुल हो जाएगा 10 गुणा 8 यानी कि 80 किलो न्यूटन। ठीक है, अब ये सभी टोटल भार हम जोड़ लेंगे। ठीक है, तो हो जाएगा कुल भार, टोटल लोड, कुल भार हो जाएगा 120 प्लस 60 और प्लस 80। ठीक है, ये हो जाएगा 260। 120 प्लस 60 प्लस 80, 260 किलो न्यूटन। ठीक है, जो हमारा टोटल लोड है वो 260 किलो न्यूटन है। अब आप देख रहे हैं कि ये जो हमारी धरन है ये समरूपी धरन है। समरूपी से मतलब है कि इस पर बराबर बराबर वेट लगा हुआ है। ठीक है, तो इसलिए इसे हम समरूपी धरन कहते हैं। ठीक है, धरन की गहराई आपको ध्यान रखती है कि 1000 मिलीमीटर आई है। ठीक है, इन्हें एक बार मैं नोट कर लेता हूँ, 1000 मिलीमीटर और चौड़ाई है 400 मिलीमीटर और कुल भार है 260 किलोमीटर। तो हम कह रहे थे कि कुल भार जो है वो आ गया आपका 260 किलो न्यूटन। ठीक है, अब ये एक समरूपी धरन है, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ कि ये समरूपी धरन है, इस पर बराबर वेट लगा हुआ है। मेरा मतलब है कि जब हम इसका बेंडिंग मोमेंट निकालेंगे, ठीक है, तो इसका बेंडिंग मोमेंट जो है मिडिल पॉइंट पर ही अधिक होगा। ठीक है, यहाँ पर ही मैक्सिमम होगा। अब हम चाहे इधर से या फिर इधर से कहीं से भी हम मोमेंट ले सकते हैं और अपना बेंडिंग मोमेंट निकाल सकते हैं। ठीक है, अब आप देख रहे हैं कि ये समरूपी धरन है, इसलिए ये प्रतिक्रियाएं भी दोनों बराबर होगी। ठीक है, आर ए बराबर होगा आर बी। ठीक है, और इस कंडीशन में जो हमारा टोटल लोड है उसका आधा हो जाएगा, यानी कि आधा, ये दोनों प्रतिक्रियाएं जो है आधा आधा लोड लेगी। ठीक है, तो ये एक प्रतिक्रिया कितना लोड लेगी, 130 किलो न्यूटन का। ठीक है, बेंडिंग मोमेंट ज्ञात करेंगे। ठीक है, तीसरी स्टेप होगी हमारी बेंडिंग मोमेंट की। बी है। ठीक है, इसमें हम साइन कन्वेंशन यूज करेंगे। जो नीचे से ऊपर की ओर लगे हुए हैं बल्ब उन्हें हम पॉजिटिव लेंगे और जो ऊपर से नीचे की ओर लगे हुए हैं उन्हें निगेटिव लेंगे। ठीक है, तो आर बी यानी कि आर बी की गुणा हो जाएगी, इस मिडिल पॉइंट पर हम बेंडिंग मोमेंट ले रहे हैं। ठीक है, तो आर बी की गुणा हो जाएगी, इसके मिडिल में कितनी दूरी होगी, 4 मीटर की। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक कितनी दूरी होगी, 4 मीटर। तो आर बी गुणा 4 माइनस, क्योंकि ऊपर से लोड लगे हुए हैं इसलिए वो माइनस में लिए जाएंगे, 30 गुणा यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी, इस 4 में से ये 2.6 घट जाएगा, तो 2.6 घटने के बाद 1.4 बच जाएगा। ठीक है, तो 30 गुणा 1.4 और माइनस ये जो यूडियल लोड लगाया 15 किलो न्यूटन का। ठीक है, तो 15 गुणा 4 इतना लोड लगा हुआ है और ये आधी दूरी से मेजर किया जाता है। ठीक है, ये हो जाएगा, तो इसका मान आ जाएगा, आरबी का हम मान रख देंगे, आरबी का मान हमारा कितना है, 130। ठीक है, इसे कैलकुलेट कर लीजिए, 1304 माइनस 358 किलो न्यूटन मीटर। ठीक है, बेंडिंग मोमेंट किस में आएगा आपका, किलो न्यूटन मीटर में, या फिर इसे हम लिख सकते हैं 358 गुणा 10⁶ न्यूटन मिलीमीटर। ठीक है, तो बेंडिंग मोमेंट हमने ज्ञात कर लिया है, ये आया है हमारा 358 गुणा 10⁶ न्यूटन मिलीमीटर। अब हम
क्या ज्ञात करेंगे, जो हमारी बल शून्य रेखा है, ठीक है, और प्रतिरोध आघूर्ण, ठीक है, प्रतिरोध आघूर्ण ज्ञात करेंगे। उससे हमें क्या निकालना होगा, उससे हमें धरण की गहराई निकालनी होगी। उसे हमें चेक करना होगा कि जो हमारी धरण की गहराई है वो इसके नज़दीक है या नहीं है, ठीक है। अगर इससे बहुत ज़्यादा आ रही है तो हमें अपना खंड साइज यानी कि जो सेक्शन साइज है जो हमने ये माना था, ठीक है, इसे हमें बढ़ाना पड़ेगा। और यदि कम आ रही है, ठीक है, तो इसे हमें घटाना पड़ेगा, ठीक है। तो यही हमें करना होगा। तो चलिए वहाँ तक की स्टेप के लिए सबसे पहले हम ज्ञात करेंगे। सबसे पहला पॉइंट, बल शून्य रेखा, एक्स, ठीक है, ये होगा m सिग्मा सी बी इंटू डी अपॉन m सिग्मा सी बी प्लस सिग्मा एच टी, ठीक है। m का मान कितना है हमारा 13 है, ठीक है, गुणा सिग्मा सी बी का मान M20 ग्रेड की कंक्रीट के लिए 7 होता है, और d जो का तो है हमारा, क्योंकि हमें d ही ज्ञात करना है, इसलिए हम इस d का मान यहाँ से नहीं रखेंगे कि हाँ इसमें से प्रभावी कवर घटा दिए और d का मान निकाल कर यहाँ रख दिए, ऐसा नहीं करेंगे हम, ठीक है, क्योंकि हमें d की वैल्यू चाहिए। अपॉन m का मान 13 गुणा 7 प्लस सिग्मा एस टी का मान है 230। Fe 415 के लिए सिग्मा एस टी का मान 230 होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा, इसे कैलकुलेट कर लेंगे। ये आ जाएगा 0.28 डी, ठीक है। तो x का मान कितना आ गया हमारा 0.28 डी। अब हम उत्तोलक भुजक ज्ञात करेंगे, लीवर आर्म, ठीक है, इसे हम z से डिनोट करते हैं। इसका मान होता है d माइनस एक्स बाई 3, ठीक है। d का मान हमें ज्ञात करना है, माइनस x का मान हमने निकाला है 0.28 d डिवाइड बाई 3, ठीक है। इसका मान निकाल लेंगे 0.28 डिवाइड बाई 3 माइनस 1, ये आ जाएगा 0.90 डी, ठीक है। तो जेड का मान निकाल लिया हमने। अब हम प्रतिरोध आघूर्ण का मान निकालेंगे। मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस, ठीक है, एम आर का मान हो जाएगा बी एक्स सिग्मा सी बी बाई 2 डी माइनस एक्स बाई 3, ठीक है। तो b का मान हमें नहीं पता है, x का मान है हमारा 0.28 डी, सिग्मा सी बी का मान है हमारे पास 7 डिवाइड बाई 2, डी माइनस एक्स बाई 3 का मान हमने ज्ञात किया है 0.90 डी, ठीक है। कैलकुलेट कर लीजिए। ये आ जाएगा 0.88 बी डी स्क्वायर, ठीक है। एक डी ये रहा, एक ये रहा, तो ये डी स्क्वायर हो जाएगा इंटू बी, ठीक है। तो एम आर का मान हमारा कितना आ गया है, इतना। अब हम धरण की गहराई ज्ञात करेंगे। एक बार नोट कर लीजिए इसे, ठीक है। तो चलिए अब यहाँ तक पहुँच गए हम। तो धरण की गहराई क्या हो जाएगी, धरण की गहराई, ठीक है, डी। अगर हम यहाँ से डी का मान निकाले, ठीक है, तो इसे हमें इधर भेजना पड़ेगा, ठीक है, यानी कि ये हो जाएगा एम आर अपॉन 0.88 डी, ठीक है, ये हो जाएगा। तो एम आर का मान हमारा जो बेंडिंग मूवमेंट था, जो हमने बेंडिंग मूवमेंट निकाला था, आपको पता है बेंडिंग मूवमेंट और प्रतिरोध आघूर्ण दोनों बराबर होते हैं, ठीक है। तो एम आर का मान हम ये रखेंगे, तो ये हो जाएगा 358 गुणा 10⁶ अपॉन 0.88, और बी का मान हम यही रखेंगे 400 mm, ठीक है। बी का मान हम यही रखेंगे 400 mm। तो ये हो जाएगा, इसका मान निकल के आएगा 358 गुणा 10⁶
भाग हम करेंगे 0.88 से और भाग हम करेंगे 400 से और इसका हम अंडर रूट करेंगे, यह आ जाएगा 1008 मिलीमीटर। ठीक है, डी का मान हमारा कितना आया है 1000 मिलीमीटर। अब हमारी जो ये प्रभावी गहराई है, ठीक है, हमारी जो ये प्रभावी गहराई है वो लगभग इसके बराबर आ रही है। ऐसा तो नहीं है कि हाँ 200 या 250 मिलीमीटर अधिक आ रही है या फिर 200-250 मिलीमीटर कम आ रही है। ठीक है, तो इतनी चल जाएगी। ठीक है, इसमें हम आवरण मान लेंगे, माना 32 मिलीमीटर का आवरण है। ठीक है, जो हमारी कंक्रीट है, जहाँ पर नीचे बार्स डली हुई है, यहाँ पर जो ये बार्स डली हुई है, ठीक है, तो इनका जो आवरण है वो हमने 32 मिलीमीटर मान लिया है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक 32 मिलीमीटर। ठीक है, का आवरण मानने पर, ठीक है, तो धरण की कुल गहराई क्या हो जाएगी, कुल गहराई कैपिटल डी बराबर 1008 प्लस 32 इज इक्वल टू 1040 मिलीमीटर। ठीक है, तो अब जो हमारी धरण की कुल गहराई है वो 1040 मिलीमीटर आ गई है। ठीक है, अब आप देखेंगे कि हमारी जो धरण की गहराई 1000 मिलीमीटर थी, तब धरण का भार कुछ और आ रहा था। ठीक है, जो हमने धरण का सेल्फ वेट निकाला था वो कुछ और आ रहा था, लेकिन जब ये 40 मिलीमीटर बढ़ जाएगी, ठीक है, यानी कि इसमें कंक्रीट जब 40 मिलीमीटर की मोटाई तक बढ़ जाएगी तो आप जाहिर सी बात है उसका वेट भी बढ़ेगा। ठीक है, तो हमें वो वेट भी निकालना होगा और उसके अनुसार ही हमें फिर ये बेंडिंग मोमेंट निकालना होगा। तो उससे हमें हमारा जो एक्चुअल जो प्रतिरोध आघूर्ण है या फिर बेंडिंग मोमेंट है उसका मान हमें पता चल जाएगा। ठीक है, तो चलिए वही काम करते हैं। अतिरिक्त धरण की अतिरिक्त मोटाई, धरण की अतिरिक्त मोटाई के कारण धरण का भार। ठीक है, ये हो जाएगा 1 गुना इसकी चौड़ाई तो उतनी ही रहेगी 400 मिलीमीटर ही। ठीक है, और इसकी गहराई यानी कि जो ये मोटाई है ये हो जाएगी 0.04। ठीक है, और गुना 25,000, तो ये आ जाएगी 25 चौका 100 और 4 यानी कि 400 न्यूटन प्रति मीटर। ठीक है, तो ये भार हमारा आ जाएगा 400 न्यूटन प्रति मीटर। और इसके कारण बंकन आघूर्ण क्या होगा, अतिरिक्त मोटाई के कारण बंकन आघूर्ण। ठीक है, अतिरिक्त मोटाई के कारण बंकन आघूर्ण, ये हो जाएगा WL²/8। ठीक है, क्योंकि ये सिंपली सपोर्टेड बीम है और ये जो है प्रति मीटर का भार है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 400 गुना L का मान है 8 का वर्ग बटे 8। ठीक है, तो 8 चौक 32 यानी कि 3200 न्यूटन मीटर। ठीक है, इतना हो जाएगा। तो ये जो 3200 न्यूटन मीटर आया है ये बीम का अतिरिक्त वेट आया है जो हमारी 40 मिलीमीटर की मोटाई बढ़ गई थी। ठीक है, उसके कारण तो कुल बंकन आघूर्ण हो जाएगा, कुल बंकन आघूर्ण। ठीक है, कुल बंकन आघूर्ण हो जाएगा 358 गुना 10 की पावर 6 और प्लस इसे भी हम लिख सकते हैं 3.2 गुना 10 की पावर 6। ठीक है, क्योंकि अगर हम इसे 1000 से भाग करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर पॉइंट आ जाएगी यानी कि 3.2 हो जाएगा ये। ठीक है, और मीटर में मिलीमीटर कितने होते हैं 1000। ठीक है, तो 10 की घात 3 यहाँ पर है और 10 की घात 3 तो 10 की घात 6 हो गई। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3.2 गुना 10 की पावर 6।
ठीक है, तो इसे हम जोड़ लेंगे। 3.2 और एक 358 कितना हो जाएगा, 361.2 गुणा 10⁶ न्यूटन मिलीमीटर। ठीक है, तो ये जो है 3.2 गुणा 10⁶ किलो न्यूटन। ठीक है, इतना वेट इसमें बढ़ गया है। ठीक है, तो ये जो टोटल बेंडिंग मोमेंट जो हो जाएगा हमारा 361.2 गुणा 10⁶ न्यूटन मिलीमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो अब हमें कुल बंकन आघूर्ण का पता चल गया है कि हमारा कुल बंकन आघूर्ण कितना है। ठीक है, तो चलिए अब हमने कुल बंकन आघूर्ण ज्ञात कर लिया है, इसे हम लिख लेंगे 361.2 गुणा 10⁶ न्यूटन मिलीमीटर। ठीक है, चलिए अब इसे हम साफ कर देंगे। रफ कर दीजिए इसे। अब हमें परवलन इस्पात ज्ञात करना है। ठीक है, परवलन इस्पात कौन सी स्टेप है हमारी, 5 या 6, जो भी स्टेप है। ठीक है, आपको स्टेप के अनुसार ही करना है, लेकिन मेरे ध्यान नहीं रही है ये कौन सी स्टेप है। तो अब हम परवलन इस्पात ज्ञात करेंगे, तो ये हो जाएगा इस्पात का क्षेत्रफल, इस्पात का क्षेत्रफल उसे हम किस प्रकार ज्ञात करेंगे, MR/σ/t × Z से। ठीक है, तो प्रतिरोध आघूर्ण का मान हमारा कितना आ गया है, टोटल 361.2 गुणा 10⁶ अपॉन σ/t का मान कितना था हमारा 230 और गुणा Z का मान हमारा कितना था 0.90 D और D का मान हमारा अभी कितना आया था 1008। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। चलिए कैलकुलेट करते हैं इसे, 361.2 गुणा 10⁶ भाग 230 भाग 0.90 और भाग होगी इसके 1008 से, तो ये आ जाएगा 1731 मिलीमीटर स्क्वायर। ठीक है, हमें इस्पात का क्षेत्रफल अब पता चल गया है कि हमारा इस्पात का क्षेत्रफल क्या है, ये है 1731 मिलीमीटर स्क्वायर। अब आप देख रहे हैं कि इसमें हमने इस्पात की मात्रा बहुत अधिक डाली है। अधिक क्यों डाली है, क्योंकि लोड अधिक है। ठीक है, जाहिर सी बात है, जब लोड अधिक होगा तो इस्पात भी उसमें अधिक डाला जाएगा, जिससे कि हमारा बीम उसे और अधिक मजबूती से बियर कर सके। ठीक है, उस भार को। ठीक है, तो उसके लिए हमें जो 8 mm, 10 mm, 12 mm है, ये छोटी बार से यूज नहीं करनी है। ठीक है, हमें बार भी मोटी ही यूज करनी होगी, जैसे कि 20 mm की बार। ठीक है, तो हम 20 mm की बार यूज करेंगे। ठीक है, 20 mm व्यास की छड़ का प्रयोग करने पर। ठीक है, छड़ों की संख्या हम निकाल लेंगे, छड़ों की संख्या। ठीक है, ये होगा AST/AT। ठीक है, AT क्या है, ये एक छड़ का व्यास है। ठीक है, जो हम छड़ मान रहे हैं उसका व्यास है, मानी गई छड़ का क्षेत्रफल है, सॉरी। ठीक है, छड़ का क्षेत्रफल है। तो AST हमारा कितना निकल का आया है 1731 अपॉन AT का मान कितना आ जाएगा 20 mm व्यास की छड़ का व्यास। ठीक है, π/4 गुणा 20 का वर्ग, ये आ जाएगा 314। ठीक है, तो नंबर 100 बार आ जाएगी 1731 अपॉन 314 5.5। ठीक है, या फिर हम 6 बार ले लेंगे। ठीक है, हमें कभी भी आधी बार यूज नहीं करनी है। ठीक है, कि हाँ एक में से आधी बार यूज हमने कर ली, ऐसा हमें नहीं करना है। जो भी हमारा यहाँ पर मान आएगा उसमें हमें 1 बढ़ा देना होगा। ठीक है, यदि यहाँ पर 5.1 भी आता तो भी हमें 6 ही बार यूज करनी थी। ठीक है, तो 6 बार अब हम इसमें यूज करेंगे। अब आप देख सकते हैं कि ये हमारा सिंगली रेनफोर्स कंक्रीट बीम है, यानी कि इसके एक ही क्षेत्र में
परबलन इस्पात डाला गया है। ठीक है, अब आप यहाँ पर सारी की सारी 6 बार्स यूज करेंगे तो हमें थोड़ा ओड सा फील होगा। ठीक है, क्योंकि आप इंजीनियर है, इसलिए आपको चाहिए कि आपका जो बीम है वो अधिक से अधिक लोड बियर कर सके। ठीक है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसमें हम सबसे नीचे की जो परत है इसमें हम 4 बार्स डाल देंगे। ठीक है, और ऊपर जो है हम एक एक और बार डाल देंगे। इससे क्या होगा, इससे हमारी प्रभावी गहराई, ठीक है, जितना छड़ का व्यास है उतनी कम हो जाएगी, उतनी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी हमारी प्रभावी गहराई। ठीक है, तो इस कारण प्रभावी गहराई कितनी हो जाएगी आपकी, इसमें हमें ये लिखना होगा कि निचले तल पर 4 बार व ऊपरी तल पर 2 बार यूज करने पर प्रभावी गहराई। ठीक है, डी का मान हो जाएगा, प्रभावी गहराई कितनी आएगी हमारी 1008 माइनस 20, तो ये रह जाएगी हमारी 988। ठीक है, 988 मिलीमीटर। ठीक है, अब ये जो हमारी ऊपर की कंक्रीट है 988 मिलीमीटर, अब ये प्रभावी रहेगी। ठीक है, पहले कितनी कंक्रीट हमारी प्रभावी थी, 1008 मिलीमीटर तक की। ठीक है, लेकिन हमने 2 बार ये यूज की है तो हमारी गहराई कम हो गई है, प्रभावी गहराई। ठीक है, इससे क्या होगा, इससे आपका बीम और भी अधिक लोड बियर कर पाएगा। ठीक है, सबसे पहले जो भी लोड आएगा इस बीम पर, ये 2 बार उसका प्रतिरोध करेगी। ठीक है, लेकिन अगर ये बार कमजोर पड़ जाती है तो ये जो 2 बार कंक्रीट में दबी हुई है ये भी उसे अपनी सामर्थ्य गेन करेगी। ठीक है, ये भी उन 2 बार्स को अपनी सामर्थ्य देगी, जिससे कि वे भी मजबूत रहेंगी और ये भी मजबूत रहेगी। ठीक है, इससे आपका बीम टेंशन जोन में और भी अधिक मजबूत हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम चेक करेंगे। ठीक है, अब हमारी क्या स्टेप रहेगी, चेक्स की। चलिए चेक करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम न्यूनतम तनन इस्पात की जांच करेंगे। न्यूनतम तनन इस्पात की जांच। ठीक है, देखें यहाँ पर जो डाला गया इस्पात है वो कितना है हमारा 1731 मिलीमीटर स्क्वायर। ठीक है, यानी कि इसमें हमने 6 बार डाली थी जब हमने छड़ों की संख्या डाली थी। ठीक है, तो इसमें 6 बार हमने ज्ञात की थी, तो 6 बार का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा डाले गए इस्पात का क्षेत्रफल। ठीक है, तो डाले गए इस्पात का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, 6 गुना 314, यानी कि 1884 मिलीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये जो डाला गया क्षेत्रफल है वो इतना है, लेकिन न्यूनतम तनन इस्पात हमारा कितना होना चाहिए, न्यूनतम इस्पात। ठीक है, न्यूनतम इस्पात 89.85 BD/FY। ठीक है, 0.85, बी का मान है हमारा 400, डी का मान है हमारा 988/FY का मान है हमारा 415। ठीक है, तो ये हम निकाल लेंगे, ये हो जाएगा 809 मिलीमीटर स्क्वायर। मिलीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो जो हमारा न्यूनतम इस्पात होना चाहिए वो 809 मिलीमीटर स्क्वायर होना चाहिए हमारे इस सेक्शन में। ठीक है, लेकिन हमारा जो डाला गया इस्पात है वो है 1884 मिलीमीटर स्क्वायर। अब इसका क्षेत्रफल जो हमारा डाला गया क्षेत्रफल है वो अधिक है, इसलिए हमारा बीम और भी ज़्यादा सुरक्षित होगा। ठीक है, तो इस्पात में तो हमारी जांच हो गई है, अब हम कर्तन में जांच करेंगे। ठीक है, चलिए
चलिए 60वां पॉइंट है हमारा चेक इन शियर, ठीक है, यानी कि कर्तन में जांच। तो उसके लिए सबसे पहले हमें कर्तन बल निकालना होगा। कर्तन बल V ये क्या होता है W/2, यानी कि कुल भार का आधा। यदि आपका समरूपी बीम है जिस पर यूडियल लोड आया हुआ है और समरूप से भार आए हुए हैं, ठीक है, समान रूप से भार, ठीक है, तो उस कंडीशन में जो आपका कर्तन बल होता है वो आधा होता है आपके टोटल लोड का। तो ये हो जाएगा 1/2, 2 गुना पॉइंट लोड हमारे 30 किलोमीटर के हैं और प्लस यूडियल लोड है 15 गुना 8 और प्लस जो हमारी बीम है उसका सेल्फ वेट ये हो जाएगा 1 गुना 0.4 गुना 1.04 और गुना इसकी लंबाई कितनी है, कितनी लंबाई है हमारी बीम की 8 और गुना 25, ठीक है, किलो न्यूटन में। तो ये हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा 60 प्लस 120 और प्लस 83.2 किलो न्यूटन, ठीक है, इसका मान आ जाएगा 263.2 किलो न्यूटन, या और इसका आधा करके मान आ जाएगा 131.6 किलो न्यूटन, या हम कह सकते हैं 131,600 न्यूटन, ठीक है। तो कर्तन बल हमारा कितना आ गया है 131,600 न्यूटन, ठीक है। अब हम नॉमिनल शियर स्ट्रेस निकालेंगे। नॉमिनल शियर स्ट्रेस, ठीक है, यानी कि टोवी का मान होगा हमारा V/B गुना D। तो V का मान कितना है हमारा 131600 अपॉन B का मान है 400 और D का मान है 988, ठीक है। ये आ जाएगा 0.33 न्यूटन पर mm², ठीक है। तो टोवी का मान हमने ज्ञात कर लिया है। अब हमें टोसी का मान ज्ञात करना है। टोसी का मान ज्ञात करने के लिए हमें पता होना चाहिए कि हमारा परसेंटेज ऑफ स्टील कितना है, यानी कि इस्पात का क्षेत्रफल, इस्पात का प्रतिशत हमें पता होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि इस्पात का जब हमें प्रतिशत पता होगा और हमें कंक्रीट की ग्रेड पता होगी, कंक्रीट की ग्रेड तो हमें पता है M20 है, ठीक है। फिर जो आपकी टेबल है, ठीक है, उसमें आपको देखना होगा, यहाँ पर परसेंटेज ऑफ स्टील लिखा हुआ होगा, यहाँ पर ग्रेड लिखी हुई होगी M15 M20, ठीक है। तो उस टेबल में आपको देखना है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम परसेंटेज ऑफ स्टील ज्ञात करेंगे। तो बच्चों जैसे कि आपको पता है कि जो ये हमारा बीम है इसमें हमने 6 बार्स डाली है, ठीक है। अब हमें अपने बीम को और भी ज़्यादा मजबूत करना है, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें पता है कि जो हमारा सिंपली सपोर्टेड बीम होता है उस पर मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट उसके सेंटर पॉइंट पर होता है, ठीक है। यानी कि ये जो बीच का हिस्सा है ये अधिक बंकन आघूर्ण के प्रभाव में होगा, ठीक है। तो इस कारण हमारे बीम की जो मिडिल पॉइंट में से जो है वो झुकने की ज़्यादा संभावना रहती है कि ये नीचे को झुक जाएगा, ठीक है। तो ऐसा ना होने के लिए हम इन 6 बार्स में से 2 बार्स को 5/10 की दूरी पर समाप्त कर देंगे, ठीक है। यानी कि ये जो आपका बीम है, ये है आपका एक बीम, मैं बना देता हूँ इसका डायग्राम। ये आपका एक बीम मान लिया है हमने, ठीक है। इसमें से ये 4 बार तो हम यहाँ तक लेकर चले जाएंगे, ठीक है, आलम्बों तक, ठीक है। ये आपके आलम्ब है, यहाँ से यहाँ तक आप अपने आलम्ब मान लीजिए, ठीक है, यानी कि सपोर्ट, ये आपके आलम्ब है। तो 4 बार्स को तो हम आलम्बों तक लेकर चले जाएंगे और 2 बार्स को हम 5/10 की दूरी पर समाप्त कर देंगे, ठीक है। यहाँ तक समाप्त कर देंगे 2 बार्स, ठीक है। ये 2 बार हमने यहाँ पर मोड़ दी है, जिससे क्या होगा कि जो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट जो उसके सेंटर में आ रहा है वो ये 2 बार्स भी बियर कर लेगी, ठीक है। तो ये बीच में से हमारा बीम जो है वो और भी ज़्यादा मजबूत हो जाएगा, ठीक है।
तो 2 बार्स तो हमने यहाँ पर मोड़ दी है, और जो आलम्बों तक हमारी बार्स जा रही है, ठीक है, ये 4 जो बार्स हमारी आलम्बों तक जा रही है, तो कर्तन बल यही बियर करेगी, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमारी जो कर्तन दरारें आती है वो कुछ इस प्रकार से आती है, ठीक है। आपने देखा होगा, जैसे कि मैंने आपको पढ़ाया भी था, तो वो इस प्रकार से आती है। आलम्बों पर कर्तन बल का मान जो है वो सबसे अधिक होता है आलम्बों की साइड में, ठीक है, और जो बीच में कर्तन बल का मान होता है वो शून्य होता है, लगभग 0 होता है, ठीक है। यानी कि सबसे कम कर्तन बल का मान बीच में होता है और सबसे ज्यादा कर्तन बल का मान आलम्बों पर होता है, ठीक है। इसलिए हम यहाँ पर 2 छड़ों को जोड़ देंगे, और ये जो 4 छड़े हैं यही कर्तन बल को बियर करेगी, ठीक है। तो इनके अकॉर्डिंग हम निकालेंगे इस्पात का परसेंटेज, ठीक है। तो चलिए इस्पात का प्रतिशत, टी AST अपॉन B गुणा D गुणा 100, ठीक है। इस्पात का क्षेत्रफल हमें कितना यूज करना है? 4 बार का, ठीक है, 20 mm की, और 20 mm की एक बार का क्षेत्रफल कितना होगा? 314 मिलीमीटर स्क्वायर, अपॉन B का मान है 400 और D का मान है 988 गुणा 100। इसे हम निकाल लेंगे, ये आ जाएगा 4 गुणा 314 गुणा 100 अपॉन 400 भाग 988, ये आ गया है 0.32%, ठीक है। चलिए, अब हमें पता चल गया है कि हमारी परसेंटेज 0.32% है, ठीक है। हमारे इस्पात की प्रतिशत जो है, जो आलम्बों तक हमारा इस्पात जा रहा है, उसकी परसेंटेज 0.32% है। अब हम कर्तन सामर्थ्य यानी कि टोसी का मान ज्ञात करेंगे, ठीक है। कर्तन सामर्थ्य इस्पात के प्रतिशत और M20 ग्रेड की कंक्रीट के लिए कर्तन सामर्थ्य, ठीक है। टोसी ये हो जाएगी। आप जो टेबल है उसमें देखेंगे, आपको दिखाई देगा कि एक जगह तो परसेंटेज लिखी हुई है, ठीक है, दूसरी तरफ कंक्रीट की ग्रेड लिखी हुई है, जैसे कि M15 हो गया, M20 हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से लिखी हुई है। तो उसमें आपको क्या करना है, उसमें आपको देखना है कि जो M20 ग्रेड की कंक्रीट है उसमें ये जो परसेंटेज है वो कुछ इस प्रकार से लिखी हुई है, 10.10%, 0.20, 0.30, 0.40, ठीक है। तो इसमें आपको क्या करना होगा, इसमें देखना होगा कि जो आपका परसेंटेज ऑफ स्टील है वो है 32%, लेकिन यहाँ पर 30 और 40 के बीच में है, ठीक है। और जो M20 ग्रेड की कंक्रीट है उसमें जो 30 का जो मान लिखा हुआ है वो है 24, ठीक है। वो कितना लिखा हुआ है? 24, और 40 के लिए कितना लिखा हुआ है? 26, ठीक है। तो इसमें से 30 और 40 के बीच में हमारा मान आ रहा है, इसलिए 24 और 26 के बीच में ही हमें मान लेना होगा। यानी कि 0.32% के लिए टोसी का मान कितना हम मान लेंगे? 0.25 न्यूटन पर mm², ठीक है। तो ये मान हम मान लेंगे। तो इस प्रकार से आपको मान मानना है वहां पर, ठीक है। तो हमारा टोसी का मान कितना आ गया है? 0.25 न्यूटन पर mm²। अब हम तुलना करेंगे टोसी और टोवी की। टोवी हमारा अधिक है, यानी कि टोवी अधिक है टोसी से, ठीक है, लेकिन छोटा है टोसी मैक्सिमम से। अब ये टोवी का मान टोसी मैक्सिमम से छोटा है, इसलिए हमें जो हमारा सेक्शन साइज है उसे बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि हमारा टोवी का मान जो है टोसी मैक्सिमम से अधिक नहीं है। यदि अधिक होता तो हमें खंडमाप बढ़ाना पड़ता, लेकिन टोसी मैक्सिमम से अधिक नहीं है, इसलिए हमें खंडमाप बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। और चूंकि ये टोसी केवल जो टोसी का मान है उससे अधिक है, इसलिए इसमें हमें कर्तन प्रबलन देना होगा, ठीक है। तो
कर्तन प्रबलन देने के लिए हमें वो कर्तन बल भी ज्ञात करना होगा जो कंक्रीट के भार से अतिरिक्त इस पर आ रहा है। ठीक है, तो चलिए उस कर्तन बल को हम ज्ञात कर लेंगे, उसे हम बोलेंगे शुद्ध कर्तन बल। ठीक है, शुद्ध कर्तन बल। ठीक है, शुद्ध कर्तन बल हम निकालेंगे, ये हो जाएगा V माइनस टो सी बी डी। ठीक है, V हमारा जो कुल कर्तन बल है वो है, यानी कि ये है 131,600 माइनस टो सी का मान अभी हमने निकाला था, ये था हमारा 0.25 गुणा B का मान है 400 और गुणा D का मान है 988। ठीक है, इसे हम कैलकुलेट कर देंगे। ये आ गया है 32,800 न्यूटन। ठीक है, तो VS यानी कि शुद्ध कर्तन बल हमारा आ गया है 32,800 न्यूटन। अब इसके लिए हम छल्ले यूज करेंगे। ठीक है, इसके लिए हम क्या करेंगे, छल्ले यूज करेंगे। ये जो हमारा कर्तन बल आया है 32,800 न्यूटन, इसे वहन करने के लिए वर्टिकल स्ट्रप्स देने होंगे हमें। ठीक है, तो हम 8 मिलीमीटर के छल्ले यूज करेंगे। 8 मिलीमीटर के 2 टांगों वाले छल्ले प्रयोग करने पर। ठीक है, छल्लों का अंतराल हो जाएगा S बराबर सिग्मा SV गुणा ASV गुणा E अपॉन VS। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है हमारा छल्लों का अंतराल ज्ञात करने का। तो इससे ज्ञात करेंगे सिग्मा SV का मान है 230, ASV का मान है यानी कि एक छल्ले का क्षेत्रफल। ठीक है, और ये 2 टांग वाले छल्ले हैं इसलिए 2 से गुणा हो जाएगी। और 8 मिलीमीटर के छल्ले का क्षेत्रफल क्या होता है, π/4 गुणा 8 का स्क्वायर, ये आ जाएगा 50। ठीक है, तो यहाँ पर 50 आ जाएगा गुणा D का मान है हमारा 988 और VS का मान है हमारा 32,800। तो यहाँ से देखते हैं अंतराल हमारा कितना आता है, स्पेसिंग 230 गुणा 2 गुणा 50 गुणा 988 भाग 32,800, ये आ गया 692.8 मिलीमीटर। ठीक है, जो हमारी स्पेसिंग आई है वो 692.8 मिलीमीटर की आई है, लेकिन ये स्पेसिंग बहुत ही ज़्यादा अधिक है। ठीक है, हमारी स्पेसिंग क्या होनी चाहिए, 0.75 D। ठीक है, यानी कि 0.75 गुणा D का मान है 988 बराबर 741 या 741 मिलीमीटर या 300 mm। जो भी कम हो वो रखी जाएगी। ठीक है, जो भी कम हो, तो इनमें इसमें इसमें और इसमें क्या कम है, 300 mm। अतः 8 मिलीमीटर के छल्लों का अंतराल छल्लों का अंतराल 300 mm सेंटर टू सेंटर रखा जाएगा। ठीक है बच्चों, इतनी बात समझ में आ गई होगी आपकी। जो हम 8 मिलीमीटर के छल्ले यूज करेंगे उनका अंतराल 300 mm सेंटर टू सेंटर रखा जाएगा। ठीक है, और यहाँ तक हमारा जो चेक इन शेयर है वो कंप्लीट हो जाता है, लेकिन हमें फिर देखना होगा कि जो न्यूनतम अंतराल है, ठीक है, न्यूनतम स्पेसिंग है वो हमें कितनी रखनी चाहिए। ठीक है, अगर न्यूनतम स्पेसिंग जो हमारी आ रही है वो अगर 300 mm से कम आएगी, ठीक है, जो न्यूनतम स्पेसिंग होगी वो अगर 300 mm से कम आएगी तो हम वही रखेंगे, लेकिन अगर वो अधिक आएगी तो हमें 300 mm ही रखना होगा। ठीक है, तो न्यूनतम अंतराल देख लेते हैं एक बार। न्यूनतम अंतराल क्या होना चाहिए हमारा, 8 मिलीमीटर व्यास के छल्लों का न्यूनतम अंतराल। ठीक है,
न्यूनतम अंतराल हम निकालेंगे S बराबर 0.87 FY गुणा ASB अपॉन 0.4B। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है हमारा न्यूनतम अंतराल निकालने का। ठीक है, इससे हम न्यूनतम अंतराल निकालेंगे तो ये हो जाएगा 0.87 गुणा FI का मान है 415 गुणा ASB का मान है जो हमारे 8 मिलीमीटर के छल्ले हैं उनका क्षेत्रफल 2 गुणा 50 अपॉन 0.4 गुणा B का मान है 400। ठीक है, कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये आया है हमारा 225 मिलीमीटर सेंटर टू सेंटर। ठीक है, तो अब देखिए जो हमारा पहले अंतराल आ रहा था वो 300 मिलीमीटर सेंटर टू सेंटर था, लेकिन न्यूनतम अंतराल क्या होना चाहिए 225 मिलीमीटर सेंटर टू सेंटर। ठीक है, तो ये इससे कम है, इसलिए हम अंतराल जो है वो 300 mm सेंटर टू सेंटर ही रख सकते हैं। ठीक है, तो न्यूनतम तो हमें पता चल गया है कि इतना होना चाहिए। ठीक है, लेकिन हम 300 mm सेंटर टू सेंटर रख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम जो विकास लंबाई है उसमें जांच करेंगे। ठीक है, चेक इन डेवलपमेंट लेंथ। चलिए चेक इन डेवलपमेंट लेंथ। ठीक है, इसमें तो हमारा फॉर्मूला होता है LD इज लेस देन इज इक्वल टू 1.3 M1 अपॉन V प्लस L0। ठीक है, इसमें जो L0 है वो जकड़ लंबाई है, M1 जो है आपका प्रतिरोध आघूर्ण है, V कर्तन बल है और LD जो है आपकी वो डेवलपमेंट लेंथ है। ठीक है, इससे हम क्या निकालते हैं, इससे हम बार का डाया निकालते हैं और डाये को देखकर हम देखते हैं कि वो जो हमारा डाया होना चाहिए उससे अधिक है या कम है। ठीक है, फिर उसके अकॉर्डिंग ही हम डाया रखते हैं। चलिए LD का मान सबसे पहले हमें LD का मान निकालना होगा। ठीक है, तो इसे समीकरण 1 बना लेंगे। विकास लंबाई, विकास लंबाई, विकास लंबाई हमारी क्या होगी, LD का फॉर्मूला हमारा होता है सिग्मा ST गुणा 5 अपॉन 4 टो BD। ठीक है, सिग्मा ST का मान कितना है हमारे पास 230 गुणा 5 अपॉन 4 और टो BD का मान कितना हो जाएगा हमारे पास 1.28। ठीक है, ये मान आप टेबल में देखेंगे जैसे कि मैंने पिछले लेक्चरों में भी आपको बताया है। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा कैलकुलेट जब हम करेंगे। चवालीस 44.9 या फिर हम कह सकते हैं 45.5। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 45.5। LD का मान हमारा 45.5 आ गया है। अब हम M1 का मान निकालेंगे। M1 का मान निकालते हैं। M1 होगा हमारा सिग्मा ST गुणा AST और गुणा Z। ठीक है, तो सिग्मा ST का मान हमारा कितना है 230 है। AST का मान हमारा कितना है 4 गुणा 314। ठीक है, 4 बार यूज की थी हमने जब जो आलम्बों तक जा रही थी। ठीक है, वो 4 बार है, इसलिए हम 4 ले रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, और गुणा Z का मान कितना था हमारा 0.90D, यानी कि D का मान है हमारा 988। ठीक है, इसे हम कैलकुलेट कर लेंगे। 230 गुणा ये हो जाएगा आपका 256872096। ठीक है, तो इतना आ गया है आपका न्यूटन मिलीमीटर में M1 का मान। अब V का मान हमारे पास कितना है 131,600। ठीक है, ये है आपका V का मान। अब ये सभी मान हम इसमें रख देंगे तो LD का मान हमें अभी कितना निकाला है 45.5 बराबर 1.3। M1 का मान आया हमारा 256872096 अपॉन V हमें रखना है V का मान 131,600 और प्लस
L0 में रखना है। L0 का मान हमने अभी नहीं निकाला है, लेकिन L0 का मान जो होगा वो 12 फाई या D जो भी अधिक हो, ठीक है, क्या होगा, जो भी अधिक हो। तो आप देख सकते हैं कि 12 फाई अगर 12 की गुणा हम 20 से करेंगे तो 12 दूनी 24, 240 होगा, और D हमारा कितना है 988 मिलीमीटर, ठीक है। तो 988 मिलीमीटर अधिक है, ठीक है, तो 988 मिलीमीटर को हम ले लेंगे, 988, ठीक है। तो इसे हम कैलकुलेट कर लेंगे अब। 1.3 गुणा 2 गुणा भाग हो जाएगी 131600 और प्लस 988, ये हो जाएगा। ये यहाँ पर बराबर नहीं चल रहा है, ठीक है, ये इज लेस देन इज इक्वल टू चल रहा है, इज लेस देन इज इक्वल टू 3525.49 इतना आ जाएगा, ठीक है, 45 फाइव के बाद। तो यहाँ से फाइव का मान कितना आ जाएगा, भाग 45, 78.34 mm, ठीक है। तो जो हमारा फाइव का मान है यहाँ पर दिया जा रहा है कि फाइव का मान जो है वो इससे कम होना चाहिए, जो इधर आएगा, ठीक है, जो इधर आएगा उससे कम होना चाहिए। और जो हमारा फाइव का मान है जो हम रख रहे हैं वो कितना है 20 mm, ठीक है। तो अब चूंकि 20 mm 78.34 mm से कम है, ठीक है, इसलिए हमारी जो बार्स है वो अच्छी तरह से जकड़ी हुई है, ठीक है, यानी कि वो स्थिरण में सुरक्षित है, ठीक है। अतः इस्पात स्थिरण में सुरक्षित है, ठीक है। अब हम देखेंगे कि जो हमारे स्ट्रिप्स है, हमने स्ट्रिप्स डाला है इसमें, ठीक है। जब हमने चेकिंग शेयर किया था उसमें हमें पता चला था कि हमारा जो कर्तन बल है, ठीक है, शुद्ध कर्तन बल है वो भी निकल कर आ रहा है, टो बी का मान टो सी से बड़ा है, इसलिए हमें कर्तन बल डालने की आवश्यकता थी, ठीक है। हमने फिर वर्टिकल स्ट्रिप्स यूज किए, और वर्टिकल स्ट्रिप्स यूज करने के लिए एक बात ध्यान रखने की है कि जो आप बीम तैयार कर रहे हैं, ठीक है, उसमें 6 बार्स तो आपने नीचे लगा रखी है, ठीक है, 6 बार्स तो आपने नीचे लगा रखी है इस प्रकार से, ठीक है। ये 2 बार जो है ऊपर समाप्त कर दी गई थी, ठीक है, और 2 बार आपको ऊपर भी डालनी पड़ेगी, ठीक है। अब सोचेंगे आप कि ये 2 बार हमें क्यों डालनी पड़ेगी, क्योंकि आपके जो वर्टिकल स्ट्रप्स है, ठीक है, उन्हें इस प्रकार से डालते हैं आपके बीम में, ठीक है, ये होते हैं आपके बीम, यहाँ पर आपकी छड़ें दबी हुई होती है, ठीक है। तो जब हम ये वर्टिकल स्ट्रप्स डालेंगे तो 2 छड़ें हमें ऊपर भी डालनी पड़ेगी, जिससे कि हम अपने वर्टिकल स्ट्रप को एक जगह स्थिर रख सकें, ठीक है। तो मैं यही कहना चाहता था कि हमें अतिरिक्त इस्पात भी इसमें डालना होगा, जिससे कि हमारे वर्टिकल स्ट्रप जो है वो एक जगह स्थिर रह सके और कंक्रीट डालने पर इधर उधर भटके ना, ठीक है। तो बच्चों ये था आपका आज का लेक्चर। आई होप आप लोगों को आज हमारा लेक्चर पसंद आया होगा। तो बच्चों हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल भी करना ना भूलिएगा। और जिन्होंने पिछली वीडियो अभी तक नहीं देखी है उनसे निवेदन है कि वो हमारी वीडियो जल्द से जल्द देखें, जिससे कि आपको आने वाले एग्ज़ाम में और अधिक फ़ायदा मिल सके। तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।